से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपका स्वागत हमारे शो में। और बहुत लोग अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो कई सारी नई नई बारीकियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो उन सारी बारीकियों पर आपसे बातचीत करेंगे और साथ में लोगों के सवाल भी लेंगे, जिसका जवाब बखूबी देते हैं हर बार की तरह। इस बार भी जवाब दीजिएगा। तो दर्शकों को बता दूं इस बार क्या कुछ शो में खास होने वाला है। बिजनेस, प्रोफेशन और फ्रीलांस इनकम, इन सब में क्या फ़र्क है तो इनकम ही, लेकिन इनकम टैक्स के लिहाज से इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और इससे टैक्स की देनदारी तय होती है। बताएंगे शो में आगे चल करके। नए टैक्स रिजिम में कन्वेंस अलाउंस पर टैक्स छूट का नियम यह भी काफ़ी पेचीदा होता है और कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या अंतर है ये भी बताएंगे। और साथ में कई लोग पुश्तैनी ज़मीन की बिक्री से जो पैसा मिलता है उसे HUF में डाल देते हैं। ये HUF में डालना कितना सही है और इससे टैक्स कितना बचेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे शो में आगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि नई टैक्स रिजिम में जो सैलरीड कर्मचारी होते हैं उनको कई तरह के अलाउंस पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। लेकिन कई लोग पूछते हैं क्या कन्वेंस अलाउंस इसका अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, क्या नए टैक्स रिजिम में भी कर्मचारी इस अलाउंस पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं क्या? और एक और उलझन लोगों के मन में होती है कि कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या अंतर है। तो आज टैक्स गुरु में सबसे पहले इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुकेश पटेल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कई लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम को चुन लिया है, तो इस नए न्यू टैक्स रिजिम में कन्वेंस अलाउंस पे टैक्स छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत कंफ्यूजन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, क्योंकि लक्ष्मण जी, आम तौर से सब सैलरी की ये मान्यता है कि वे हमारे लिए तो केवल 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के नए रेजिम में कोई भी छूट बची नहीं है। अब ये गलतफहमी से बाहर आके हम आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नए रेजिम, माना जो 1961 एक्ट का सेक्शन 115 BAC था, उसके तहत और जो नया कानून भी बना है 2025 का इनकम टैक्स एक्ट, उसमें भी जो सेक्शन 202 है, दोनों में ये कन्वेयंस अलाउंस की छूट उसको एक प्रिस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन के आधार से बरकरार रखा गया है। तो आपके प्रश्न का सीधा जवाब ये है कि कन्वेयंस अलाउंस की छूट जरूर मिल सकती है और मेरे विचार से सैलरीड एम्प्लॉइज को इसे लेने का आयोजन भी करना चाहिए, अपने CTC में इसको इंक्लूड कराना चाहिए। चलिए, जो लोग ले रहे हैं उनकी तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं ले रहे हैं वो CTC में इस ढंग से स्ट्रक्चर करा लें ताकि कन्वेंस अलाउंस का फायदा आपको मिले, टैक्स बचा सके। लेकिन कई लोग अब सवाल पूछ रहे होंगे आपके जवाब के बाद मुकेश जी, कि इसके लिए क्या शर्तें पूरी करने की जरूरत जी, ये भी अहम बात है, क्योंकि ये समझ लें कि कन्वेयंस अलाउंस दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आपको एग्जम्पशन मिलेगा। क्योंकि ये जो सेक्शन 1014 और नए एक्ट में शेड्यूल 3 के तहत जो नियम है, वो नियम एग्जम्पशन के लिए ये है कि आपको एक तो एम्प्लॉयर से आपको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में कन्वेयंस अलाउंस एक्चुअल मिले, वो कन्वेयंस अलाउंस का आप उपयोग या भुगतान करें। और किसके लिए करें? आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज बजाने के लिए आपने उसका उपयोग किया है। और मान लीजिए आपको X अमाउंट दिया जाता है और उसमें से आपने जितना अमाउंट एक्चुअल खर्च किया है उतना ही अमाउंट आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। और उसके लिए आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपने अपने ऑफिशियल यूज के लिए ये आपने स्पेंड किया है। अब आमतौर से कई एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज के पास से एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई जो हमें कन्वेयंस अलाउंस दिया गया है एम्प्लॉयर के ओर से, वो सेक्शन 1014 के नियम के आधार से हमने उसे एक्चुअल स्पेंड किया है।
तो उसके आधार से लक्ष्मण जी जितना स्पेंड किया है वो आपको पूरा एग्जम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। पूरा का मतलब और कोई उस पर कोई फाइनेंशियल employer लिमिटेशन नहीं रहेगा? आपको फायदा देते हुए टीडीएस नहीं काटेगा। हाँ, ये आपने जब कहा जितना चाहे क्लेम कर सकता है, क्या कोई लिमिट नहीं होती है क्या, फाइनेंशियल लिमिट? इंटरेस्टिंगली लक्ष्मण जी लिमिट नहीं है। अच्छा। लेकिन जेन्युइननेस पुरवार करना आपका काम है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई मेरा काम है, जैसे मैं सेल्स का देखता हूं, मुझे इतना घूमना पड़ता रहता है, मैं मेरा एक कोई भी व्हीकल, इट में बी अ 4-व्हीलर, इट में बी अ 2-व्हीलर, उसका मैंने अंदाजा इतना किलोमीटर मुझे घूमना पड़ता है और उसके लिए मेरा खर्च इतना है, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे और भी मान लीजिए रिपेयर्स वगैरह का भी जो कुछ खर्च करना, सर्विसिंग का खर्च करना पड़ता है, ये मेरा तो सपोर्ट के लिए आपको कुछ जरूर रखना है। और बाद में there is no monetary limit. It can be 5,000, 10,000, 15,000 depending on the facts of each case, लक्ष्मण जी। काफ़ी अच्छा आपने बताया कि लिमिट नहीं है, लेकिन जेन्युइन जो हो उतना ही आप खर्च क्लेम करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके नेचर ऑफ जॉब से वो मेल खाता हुआ होना चाहिए। कि इंटरेस्टिंग एक चीज़ और, चलते चलते चूँकि कई सारे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, लेकिन इस पर जो अमूमन कन्फ्यूज़न होता है, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उस दोनों में क्या कोई अंतर होता है टैक्स के लिहाज से? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपके घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए है। अच्छा। अब कन्वेंस अलाउंस आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज में आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए नहीं ले सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। एक समय पर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम उसको एग्जम्प्ट माना जाता था, अब नहीं है। अब केवल एक छूट उन्होंने रखी है, और वो छूट जो है वो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए महीना दीठ 3,200 रुपीज, 3200 रुपये के आधार से वो फायदा ले सकते हैं, 38,400। बट अदर देन दिव्यांग ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लक्ष्मण, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए भी कंडीशन बता दिया मुकेश जी ने। जो लोग नहीं ले रहे हैं वो अपने सैलरी को रिस्ट्रक्चर करके, सीटीसी को रिस्ट्रक्चर करके इसका फायदा उठा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। शर्तें क्या होंगी मुकेश जी ने बखूबी बता दिया है। ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां से शैलेश मकवाना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले गुजरात का ही सवाल लिया जाए, चूंकि मुकेश पटेल साहब भी गुजरात से ही हैं और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, बताया जाए कहाँ उलझन है? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि व्यक्ति के केस में बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है, लेकिन टैक्स रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन केस में 12,75,000 से कम टैक्सेबल इनकम है, तो वो टैक्स 0 बनता है। ठीक है। तो इस केस में क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का कोई टीडीएस कटना चाहिए सर? मुकेश जी, अच्छा सवाल है। उनके लिए खुशखबर ये है, और बाकी सब दर्शकों को भी बताए, कि अगर आपकी एज अ सैलरीड एम्प्लॉय 12,75,000, और समझिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कन्वेंस अलाउंस, मान लो आपको 10,000 महीना दीठ मिलता है और वो पूरा एग्जम्प्ट बनता है, तो 1,20,000 और भी जोड़ सकते हैं। तो उस पर अगर आपको टैक्स भरना नहीं है तो लक्ष्मण जी, आपके केस में 0 टैक्स होने के कारण जो सेक्शन 192 में सैलरी का टीडीएस काटना होता है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी नहीं रहती है। पर एक बार मान लीजिए ये जो लक्ष्मण रेखा है उससे आप पार कर जाते हैं, तो आपकी टैक्स की जो गिनती है वो 4 लाख से शुरू हो जाएगी, और 4 लाख के हिसाब से फिर जो भी टैक्स बनता है वो आपको भरना होगा। तो यू विल हैव टू प्रूव टू योर एम्प्लॉयर कि भाई मेरी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है, वो इस छूट के दायरे में है, तो आप टैक्स मत काटिए। वो दायरा बीत जाता है लक्ष्मण जी, और आप आगे भी चर्चा कर चुके हैं आपके कार्यक्रम में
कि मार्जिनल रिलीफ को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण रेखा अगर आपने क्रॉस कर दी तो फिर टैक्स की लिमिट में आप आ जाते हैं। तो चलिए शैलेश जी, उम्मीद करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो चुका होगा। अब चलते हैं उत्तराखंड हरिद्वार, जहां से रमेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और ये ब्रिलियंट प्रोग्राम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत सालों जी से बहुत बहुत इसको धन्यवाद, देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग फीडबैक देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी समय से देख रहे हैं। बताया जाए कहाँ उलझन आ गई? सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, जिसमें वाइफ को मैंने एज ए ज्वाइंट होल्डर रखा है। शी इज हाउस वाइफ। अच्छा, सिर्फ ज्वाइंट होल्डर इस वजह से रखा है कि सक्सेशन में प्रॉब्लम ना हो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग टू मी। सर उसमें मेरा सवाल ये है कि उसमें परचेज और म्यूचुअल फंड के केस में मेरे और वाइफ के दोनों के AIS में परचेज दिखा दिए AMCs में ना सर। अच्छा, तो हालांकि वाइफ ने उसमें फीडबैक सबमिट कर दिया है कि परटेन्स टू स्पाउस, लेकिन मैंने AMC में बात की थी तो वो कह रहे थे कि जितने भी होल्डर होते हैं हम तो सबके में इसको शो करते हैं, मतलब सबके में इंटीमेट कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम फिर ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास दोबारा वहां से आएगा तो हम फिर ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अस आर करेक्ट। तो सर ये थोड़ा सा मुझे जानना था कि ये इसमें मतलब कैसे डील किया जाए। फिर से वहां से भेजेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है। मुकेश जी। भाई साहब आप फिक्र मत करिए, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने आपके वाइफ के केस में सही रिस्पॉन्स ऑलरेडी दे दिया है आपके AIS TIS में कि शी इज ओनली अ जॉइंट होल्डर, उन्होंने निवेश नहीं किया है, दिस बिलोंग्स टू द स्पाउस। वो काफी है। अब मान लीजिए AMC का भी नजरिया अपने तरीके से ठीक है, वो तो रिपोर्ट करेंगे, पर उनके रिपोर्ट करने से आपका केस कहीं बिगड़ता नहीं है, क्योंकि द फैक्ट इज कि ये आपने अपने अकाउंट में से निवेश किया है। आमतौर से आपका रिस्पांस वाइफ के केस में देखते हुए कोई इंक्वायरी आनी नहीं चाहिए, पर आती है दोनों के कोई भी एक केस में, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय अ सिंपल रिस्पांस ऑन द पोर्टल कि भाई दिस इज द फैक्ट, और मियरली बिकॉज AMC ने कुछ रिपोर्ट किया है अलग तरीके से, उसके कारण आपको कोई टैक्स की चिंता करने की बात नहीं है लक्ष्मण जी। तो कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन है तो फिर टैक्स गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आप एंजॉय करिए, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और ऐसा है कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम और फ्रीलांस इनकम, इन तीनों में क्या फ़र्क है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन तीनों को कैसे देखता है और आपको ऊपर टैक्स की देनदारी में क्या अंतर आता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।